नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आधुनिक इतिहास की इस क्लास में, जिसमें हमने पिछली क्लासों में 18वीं सदी के बंगाल को जाना। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, यानी बंगाल में गवर्नर जनरल का शासन कैसा रहा, किस अधिनियम के द्वारा ये आया, हम सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। साथ ही उसको आगे बढ़ाते हुए हम राजस्व व्यवस्था को भी जानेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश शासन में राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसको भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का टॉपिक होगा हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल्स। बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको दो अधिनियम के बारे में बताया था, जिसमें से एक अधिनियम था 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें हमने जाना था कैसे कंपनी को इससे पहली बार नियंत्रित और नियमित किया गया। जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं, रेगुलेट करना यानी किसी चीज को नियंत्रित करना। यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था थी? तो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन से नियंत्रित की जाती थी। तो इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट जो बताया था वो था कि ये पहला अधिनियम जिसके द्वारा ईआईसी को नियमित और नियंत्रित किया गया। ठीक है, तो ये पहला अधिनियम था जिसके द्वारा नियमित और नियंत्रित किया गया। साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट में हमने जाना था कि जो इस एक्ट में बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाने लगा? तो बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी उसके पास सैन्य शक्ति भी अब आ चुकी थी, इसलिए उसका नाम गवर्नर जनरल पड़ गया। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको इस अधिनियम का बताया था वो था काउंसिल की स्थापना, यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद या काउंसिल का गठन किया गया। अब इस काउंसिल में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो इस काउंसिल में 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल था, यानी कुल सदस्य कितने हो गए? 4 + 1। एक कौन था? गवर्नर जनरल स्वयं था और 4 अन्य सदस्य इसमें हुआ करते थे। और यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता था वो कैसा लिया था? यहाँ पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था, यानी जिस साइड 3 सदस्य होंगे वो पक्ष अपना निर्णय पास करा लेगा। इसका मतलब हुआ सबकी वोटों का मूल्य बराबर था। यहाँ गवर्नर जनरल की वोट भी सामान्य सदस्यों के बराबर थी। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद एक अधिनियम और लाया गया जो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये एक्ट किस लिए लाया गया? ये एक्ट इस अधिनियम की कमियों को या दोषों को दूर करने के लिए लाया गया। दरअसल जब ये अधिनियम लाया गया था तो इसमें कुछ कमियां रह गई। अब उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक अधिनियम आया जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते थे, क्योंकि इस समय यहाँ के जो पीएम थे उनका था नाम एडवर्ड पिट्स, तो उन्हीं के नाम पे ये पिट्स अधिनियम आया। तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले इसमें जो 1773 का अधिनियम था उसकी दोषों को दूर किया गया। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था कि 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर किया गया।
इस अधिनियम द्वारा इनके दोषों को दूर किया गया। दूसरा इसका जो पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वह था कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसकी स्थापना किस लिए की गई? इसकी स्थापना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निगरानी रखने के लिए, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई। अब इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। इसमें कितने सदस्यों को रखा गया? 6 सदस्यों को। और इनको कमिश्नर कहा जाता था। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था? इनको कमिश्नर कहा जाता था। आगे चलकर इन 6 सदस्यों में से 2 ब्रिटिश संसद से सदस्यों को रखा गया, यानी 2 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होने लगे। यानी कैबिनेट मंत्रियों को भी आगे चलकर इसमें जगह मिलने लगी। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब यहां से आगे हम देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था वॉरेन हेस्टिंग और उसके कार्यकाल के बारे में। अब उनके बाद जो गवर्नर जनरल बनता है, उनका नाम था मैकफेशन। तो दूसरा गवर्नर कौन था? तो मैकफेशन दूसरा गवर्नर बनता है। और इनका कार्यकाल 1785 से 1786 इनका कार्यकाल था। लेकिन ये कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे और इनके कार्यकाल में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी जिन्हें हम पढ़ें। तो इतिहास में सिर्फ क्रम के नंबर में इनका नाम आता है। इसके बाद बंगाल में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, या ईआईसी का शासन चल रहा था, उस पर एक नजर सरकार भी बनाए हुई थी। सरकार भी देख रही थी कि इतने समृद्ध क्षेत्र पर इतना पैसा कंपनी कमा रही है, तो सरकार की भी नजर उस क्षेत्र पर थी। तो सरकार और ईआईसी मिलकर इस क्षेत्र को और बढ़ाना चाहते थे, यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, भारत में अपने अधिकार का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इन कार्य को पूरा कर सके। इसी क्रम में एक व्यक्ति के पास वो जाते हैं। इस समय मैं आपको बताऊं, 1600 से जब से कंपनी भारत में आई, और अब ये बात चल रही है लगभग 1786 इस काल में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में इतना धन कमाया, इससे अंग्रेज भी हैरान थे। यहाँ ईआईसी के एक चपरासी बनने के लिए भी ब्रिटिशर्स मरा करते थे। यानी इतना धन ईआईसी अपने जो एम्प्लॉय थे उनको दिया करती थी, इतना पैसा वो लेकर जाते थे। साथ ही यहाँ पर ईआईसी में बहुत अधिक भ्रष्टाचार भी था, इसके कारण भी वो मोटी कमाई कर यहाँ से जाते थे। तो यहाँ का एक पियोन भी, यानी चपरासी भी, ब्रिटेन में जाकर एक शाही जिंदगी जिया करता था। तो ये लोग जब ये चीज देखा करते थे तो उनमें होड़ थी कि मुझे भी ईआईसी में एक नौकरी मिल जाए। इसी क्रम में जब ये कर्म चल रहा था, उसी क्रम में कंपनी एक व्यक्ति के पास पहुंचती है और बोलती है कि आपको हम ईआईसी का बंगाल क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाना चाहते हैं। जब वो व्यक्ति इस बात को सुनता है और इनके सारे कायदे कानून को पढ़ता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति कहता है ना, मैं ये नहीं कर सकता। जब कंपनी अधिक जोर लगाती है और पूछती है भाई कारण क्या है, क्यों आप ये पद नहीं ग्रहण करना चाहते, तो वो अपनी कुछ शर्तें रखता है। उस शर्तों को पूरा करने के लिए 1786 में एक और अधिनियम लाया गया। यानी किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाने के लिए उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए अगला अधिनियम आएगा, जिसको हम 1786 का अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं ये अधिनियम और उसमें क्या क्या बातें थी। जो कॉर्नवालिस, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाने के लिए कंपनी ने इस अधिनियम को लाया। तो चलिए, तो अगला अधिनियम हमारा होगा 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। तो ये अगर आपसे कोई पूछे वो कौन सा अधिनियम था जो सिर्फ एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल के पद पर बैठाने के लिए लाया गया, तो आपका उत्तर होगा 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में 2 मुख्य प्रावधान थे।
पहला प्रावधान इस अधिनियम का ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसके पास कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी होंगी। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी होंगी, ठीक है। यानी सैन्य शक्तियां पूरी कमांडर इन चीफ के अधीन कर दी गई, क्योंकि ये जो कॉर्नवालिस था ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में एक उच्च अधिकारी के पद पर रह चुका था और इसकी परफॉर्मेंस वहां पर बहुत जबरदस्त थी। यानी इसके पहले ही नंबर बहुत हाई थे, तो ये अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहा। अब पहली शर्त इसने ये रखी। दूसरी शर्त इसने रखी कि जो मैंने 1784 के अधिनियम में आपको बताया, 1773 के अधिनियम में, कि जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, और एक अपना गवर्नर जनरल, यानी 5 सदस्य थे। जो 1784 के अधिनियम में जिन सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई प्लस एक गवर्नर जनरल, यानी 4 सदस्य। अब ये जो गवर्नर जनरल था इसको शक्ति दी गई गवर्नर जनरल, क्योंकि उसमें सारे जो भी निर्णय थे वो बहुमत के आधार पर, मैंने आपको बताए थे, तो बहुमत के आधार पर निर्णय हुआ करते थे। लेकिन अब गवर्नर जनरल को यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये शक्ति दी गई कि वो विशेष परिस्थिति में, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को बदल सकता है। यानी पहले जो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था, अब गवर्नर जनरल जरूरत पड़ने पर उन निर्णय को अकेला ही बदल सकता है। यानी ज्यादा पावर गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। इसके बाद कॉर्नवालिस क्या बनेगा? गवर्नर जनरल बनता है। तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका कार्यकाल की बात करें तो ये भारत में 2 बार आया। तो इसके भारत में 2 कार्यकाल थे। पहला कार्यकाल इसका था जो 1786 से 1793 में था। और दूसरा कार्यकाल इसका क्या था? तो दूसरा कार्यकाल के लिए ये 1805 में आता है। और इसी दौरान गाजीपुर यूपी में इसका निधन हो जाता है। इसका निधन हो गया, ठीक है। तो यहीं ये क्या हुआ, यहीं पर इसका निधन हो गया और गाजीपुर में ही इसकी आज भी कब्र बनी हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखता हूं जो इसने कार्य किए। जैसे हमने क्लाइव लॉयड को पढ़ा था प्लासी के युद्ध में और इलाहाबाद संधि के दौरान, इन सब काम को कराने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन का जो जनक है या भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं प्रशासनिक, राजस्व और सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से कहूं तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप रखेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बारे में पहला पॉइंट क्या बनेगा कि ये तीसरे क्रम का गवर्नर जनरल था, ठीक है। कौन सा था? तो तीसरे क्रम का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बनता है। दूसरा, इसके बारे में आप पॉइंट याद रखेंगे कि सिविल सेवा की जो शुरुआत की थी भारत में वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। तो दूसरा पॉइंट इसका होगा भारत में सिविल सेवाओं का जनक, भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है।
दूसरा, भारत में पुलिस सेवा का जनक भी किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। यानी भारत में पुलिस की शुरुआत भी किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। तो तीसरा पॉइंट होगा भारत में पुलिस सेवा का जनक। और यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में पुलिस सेवा की शुरुआत ब्रिटेन से भी पहले की गई। ब्रिटेन में बाद में पुलिस बनी, भारत में इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी। और इसका जनक कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका जनक था। ठीक, ये इसका तीसरा पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूं भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कौन है, तो भारत में स्थायी बंदोबस्त जो एक क्या थी, राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था का जनक भी कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में जो राजस्व व्यवस्था थी, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, उसका जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये स्थायी बंदोबस्त, इसको अभी हम क्या करेंगे, डिटेल से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसमें के माध्यम से इसने क्या किया, भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया। भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। अब ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या था, तो इसमें क्या था कि अंग्रेज किसानों से लगान वसूला करते थे, यानी राजस्व की वसूली किया करते थे। अब इनका काम क्या था, एक होता था जिला कलेक्टर और एक होता था जिला न्यायाधीश। अब ये जो जिला कलेक्टर था, कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला, यानी राजस्व को कलेक्ट करने वाला अधिकारी कलेक्टर कहलाता है। तो कलेक्टर का कार्य था कि वो राजस्व की वसूली करे। अब कलेक्टर के अधिकारी जो थे वो राजस्व की वसूली कर कलेक्टर के पास पहुंचाया करते थे। लेकिन अगर आप समझिए, अगर किसी किसान ने लगान नहीं दिया या अधिकारी ने ज्यादा लगान उससे वसूला, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, या किसान ने लगान दे दिया और अधिकारी ने चढ़ाया नहीं, यानी उसको अधिकारी ने गमन कर लिया, तो इसके जो केस हुआ करते थे वो किसके पास पहुंचते थे, उससे पहले वो केस कलेक्टर के पास पहुंचा करते थे। यानी कलेक्ट करने वाला भी कलेक्टर और निर्णय सुनाने वाला भी कलेक्टर। तो यहाँ पर तो दोनों कोई बीच डिस्प्यूट होने की स्थिति में निर्णय भी कलेक्टर सुनाया करता था। अब उसके बाद कॉर्नवालिस ने ये किया कि निर्णय सुनाने वाला अधिकारी और राजस्व इकट्ठे करने वाला अधिकारी और होगा, यानी उसको उसने दोनों को पृथक्करण कर दिया। इसको हम पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण कार्य जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त ये क्या है, एक राजस्व व्यवस्था है जिसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई। अब इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या क्या होंगे, इसके नाम अन्य नाम होंगे परमानेंट सेटलमेंट। साथ ही इसे ही हम इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ ही इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी हम इसी राजस्व व्यवस्था को जानते हैं। दरअसल जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर बना तो उसने बंगाल में द्वैध शासन को खत्म किया, यानी उसने द्वैध शासन को खत्म किया और एक व्यवस्था अपनाई जिससे हम राजस्व कलेक्ट करने लगे, यानी बंगाल का राजस्व इकट्ठा करने लगे। लेकिन उसके में कुछ दिक्कतें थी, यानी जब लगान लेते थे तो अगर सूखा हो गया या अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ा, तो ऐसी स्थितियों में लगान नहीं आया करता था, यानी ईआईसी को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है
तो ऐसी एक व्यवस्था की शुरुआत करता है जिससे स्थायी रूप से राजस्व की प्राप्ति ईआईसी को होती रहे। इसीलिए हम इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस समस्या का इसने एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया, यानी स्थायी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो इसलिए हम इसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इस दौरान क्या हुआ, इस व्यवस्था में जो राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी वो ईआईसी के अधिकारियों की ना होकर जमींदारों को सौंप दी गई, इसीलिए हम इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं कौन कौन से वो पॉइंट थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें जो देखेंगे वो है भारत में ब्रिटिश काल की चलाई गई भू राजस्व व्यवस्था। तो इसके बारे में पहला हम जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या थी कि भारत में ब्रिटिश काल में चलाई गई राजस्व व्यवस्था क्या थी? राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त क्या था? ब्रिटिश काल में चलाई गई ऐसे एक राजस्व व्यवस्था थी। ये जो राजस्व व्यवस्था थी जिससे किसानों से लगान की वसूली की जाती थी, राजस्व इकट्ठा किया जाता था, तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रारूप तैयार किसने किया, इस व्यवस्था का प्रारूप तैयार किसने किया? तो इसका प्रारूप तैयार करने वाला था सर जॉन शोर, जो आगे चलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इसने ही इस व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया था, यानी इसका कैसा ढांचा होगा, क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं होंगी, उसको तैयार करने वाला सर जॉन शोर था। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगला जो इसका पॉइंट बनता है कि इसका संस्थापक कौन था। इस व्यवस्था का संस्थापक अगर आपसे कोई पूछे कि इसका संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका संस्थापक था, यानी इसके कार्यकाल में ही हुई और इसका संस्थापक भी यही था। अब इसमें आने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे, इसके अधीन आने वाले क्षेत्र? तो इसके अधीन जो आने वाले क्षेत्र थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का कुछ पूर्वी भाग इसमें आया करता था। ठीक है, तो ये क्षेत्र इसके अधीन आया करता था, यानी इस क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई। अब ये जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत के 19% था। ठीक है, यानी जिस पर ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों ने जिस पर अपना शासन व्यवस्था शुरू की थी, जिस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, उस क्षेत्र में से, पूरे क्षेत्र में से 19% हिस्सा ये वाला क्षेत्र था। लेकिन जो बाकी का 81% बचा, 81% बाकी ब्रिटिश क्षेत्र से ज्यादा क्या करता था, ज्यादा राजस्व प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो बंगाल कितना महत्वपूर्ण था आप इस बात से समझ सकते हैं, यानी ये 19% क्षेत्र, 19% भाग, ये बाकी अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए गए 80% भाग से ज्यादा राजस्व देता था, क्योंकि यहाँ की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का ये क्षेत्र खेती की दृष्टि से बहुत उपजाऊ था, इसीलिए यहाँ से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो ये बंदोबस्त, और इसमें एक पॉइंट जो बचता है वो है कि ये कब से लागू किया गया। तो इसको 22 मई 1793 से लागू किया गया। इसको कब से लागू किया गया? तो ये 22 मई 1793 से लागू किया गया। ठीक है, 22 मई 1793 से इसको लागू किया गया। और इसका आधार वर्ष कब माना गया, यानी आधार वर्ष इसका कौन सा रखा गया?
तो 1790-91 में इसका आधार वर्ष रखा गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हुए जो क्या है आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये स्थायी बंदोबस्त। अब अगला पॉइंट हमारा होगा कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्थायी बंदोबस्त था क्या, ये क्यों लाया गया। दरअसल भारत में बंगाल पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। अब बंगाल का राजस्व की वसूली करने का भी कार्य किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। और अंग्रेज इसका प्रयोग कहाँ करते थे, अपने कार्यों के लिए करते थे, जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करना या यूरोप में अपने देश में व्यापार करना। आप ये समझिए, अगर कितना भी कोई अय्याश राजा होता, वो क्या करता, यहाँ से कितना भी धन वो इकट्ठा करता, लेकिन उसको खर्च यही करना पड़ता। वो कितना भी अय्याशी करता, अपने लिए महल बनाता या कुछ भी करता, लेकिन वो धन कहाँ पर खर्च करता, हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही खर्च करता। यानी उसको सामान खरीदने के लिए, महल बनवाने के लिए, सबको, मजदूरों को या दुकानदारों को, सबको पैसा उसी से मिलता। यानी वो सर्कल यहीं पर घूमता रहता, पैसा बाहर नहीं जाता। लेकिन इसके द्वारा क्या हुआ, भारत का पैसा अंग्रेजों के अपने कार्यों के लिए, जिसमें वो गोला बारूद खर्च कर रहे हैं या सेना पर खर्च कर रहे हैं, और सेना कहाँ की, यूरोप के सैनिकों पर, साथ ही वो पैसा यूरोप के बाजारों में व्यापार के लिए लगा रहे हैं। यानी यहाँ से पैसा कहाँ पर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। तो ये स्थायी बंदोबस्त उनके लिए एक बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला कार्य था, जिसमें अंग्रेजों ने भारत को लूटने की प्रक्रिया को जारी रखा। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग चाहता था कि अकाल के दौरान या सूखे के दौरान या बाढ़ के दौरान, कोई ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदा के दौरान भी ये हमारी जो आने वाला राजस्व का प्रवाह है ये ना रुके, ये लगातार बहता रहे। तो इस क्रम में वॉरेन हेस्टिंग की व्यवस्था को बदलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को लेकर आता है, जिससे ब्रिटिश कंपनी को लगातार राजस्व की प्राप्ति होती रहे और वो और अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते रहे। इसीलिए कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था के बारे में सोचा और इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया, क्योंकि इसने परमानेंट राजस्व की वसूली करने का पूरा इसने इंतजाम कर दिया। इसके बाद कॉर्नवालिस ने जमींदारों को बंगाल के संपूर्ण स्वामी बना दिया। इसमें हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें जो बंदोबस्त इसमें क्या है, तो इसमें क्या था पहला पॉइंट, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के जो राजस्व हैं उसकी वसूली, यानी वसूली करने का अधिकार किसको दे दिया, जमींदार को दे दिया। यानी जमींदारों को बंगाल की संपूर्ण स्वामी बना दिया। ठीक है, बंगाल के जमींदारों को संपूर्ण स्वामी बना दिया। ठीक है, यानी सारे अधिकार किसके पास चले गए, जमींदारों के पास चले गए। जब राजस्व वसूली का अधिकार जमींदारों के पास चला गया, तो अभी उनके अधिकार, बंगाल के सारे अधिकार किसके पास होंगे, जमींदारों के पास। लेकिन यहीं तक नहीं, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए वो भी हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या किया गया, मान लो ये जमीन है, बंगाल में एक क्षेत्र है, इस पर ए जमींदार को हमने जमींदारा दे दिया। जमींदार को क्या किया कि ये जमीन आपकी। अब मान लो इससे 11 रुपए हमें प्राप्त होते हैं, 11 रुपये इसके राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं। किसानों से इकट्ठा कर, यानी उनका खून चूसकर 11 रुपए मैं लेके आया जमींदार, ये ए जमींदार लेके गया। अब इन्होंने ये व्यवस्था की कि इसमें से 1/11 और 10/11, यानी 1 रुपया किसको जाएगा, तो 1 रुपया रखेगा जमींदार, और 10 रुपये कौन रखेगा, तो 10 रुपये रखेगी EIC। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या की गई कि इसमें 1/11 भाग जमींदार के पास जाएगा और 1/10/11 भाग
अंग्रेजों के पास यानी ईआईसी कंपनी को जाएगा। साथ ही इसमें जो व्यवस्था की गई कि इसमें जमींदारे को वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत कर दिया गया। ठीक है, इसमें जमींदारे को वंशानुगत कर दिया गया, यानी अब अगर जमींदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जमींदार बनेगा, यानी ये व्यवस्था कैसी हो गई, वंशानुगत व्यवस्था बना दिया गया। साथ ही जो इसमें एक प्रावधान और किया गया कि जमीन को हस्तांतरणीय बना दिया गया। तीसरा क्या हुआ कि जो बंगाल की जमीन को हस्तांतरणीय बना दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसान अपना राजस्व जमा नहीं कर पाता है तो उस टुकड़े को किसी और किसान को खेती करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, यानी किसान अगर राजस्व जमा नहीं कर पाता तो भूमि किसी दूसरे किसान को दे दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा किसान था वो क्या हुआ, किसान भूमिहीन हो गया। अब किसान क्या है, किसान के पास एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर वो खेती करेगा और लगान भरेगा। अगर वो लगान नहीं भरता तो उसकी जमीन किसी और को दे दी जाएगी, यानी किसान के पास जमीन का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये हो गई व्यवस्था जिसमें किसान को जमीन से अलग कर दिया गया। ठीक, तो इसमें ही एक व्यवस्था और हम देखते हैं जिसे हम जानते हैं सूर्यास्त के नियम के नाम से। किस नाम से, तो सूर्यास्त का नियम। अब ये सूर्यास्त का नियम क्या था ये जानते हैं। अब इसमें एक प्रावधान और किया गया कि अगर जमींदार इस डेट तक, एक डेट निर्धारित कर दी जाती थी, मान लो 31 दिसंबर डेट निर्धारित है कि आपको लगान या राजस्व जमा करना है। अगर आप 31 दिसंबर सूर्यास्त यानी दिन छिपने तक, यानी जब तक सूर्यास्त होता है तब तक अगर आपने अपना राजस्व जमा नहीं किया ईआईसी के अकाउंट में तो आपकी जमीन आपसे छीनकर किसी और को जमींदारा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले, इसमें हम क्या लिखेंगे, एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले अगर जमींदार राजस्व जमा नहीं कराता तो उसकी जमींदारी किसी दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी। ठीक है, तो ये जमींदारी किसी दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी, यानी जमींदार के पास भी जमीन का मालिकाना हक नहीं था। इससे क्या सिद्ध होता है, ना तो किसानी जमीन का मालिक हुआ ना ही जमींदार किस जमीन का मालिक हुआ। अगर आप जमींदार से राजस्व वसूली करने में थोड़ी लेट होती थी तो उससे जमीन छीनकर दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी, आप राजस्व जमा कीजिए, आज से आप जमींदार हैं। इसी कारण आपने देखा होगा यही व्यवस्था चलती रही तो 1857 का विद्रोह हुआ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जमींदारों की जमीन छीन ली जाती थी, तो जमींदारों ने 1857 में ही विद्रोह कर दिया था। और कुछ जमींदार जो
ईआईसी से फायदा उठा रहे थे, उन्होंने लगभग ज्यादातर ने ईआईसी का साथ दिया, लेकिन कुछ ने उसमें विद्रोह किया। जैसा कि आपने रानी झांसी के मामले में देखा होगा, रानी झांसी ने क्या किया, विद्रोह किया। वो भी एक राजा थे यानी जमींदार थे, लेकिन उनका साथ ग्वालियर के सिंधियाओं ने नहीं दिया, क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया क्या थे, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। उस समय उनके शासन की वो क्या करते थे, सराहना करते थे, तो उन्होंने झांसी की रानी का साथ नहीं दिया। इसी को देखते हुए जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने ये बात कही कि अगर ये बांध नहीं होते तो ये तूफान हमें बहाकर ले जाता। उनका मतलब था अगर ये जमींदार नहीं होते तो ये 1857 का जो तूफान था वो हमारी सत्ता को भारत से उखाड़ कर फेंक देता। यानी उन्हीं जो अंग्रेजों के समर्थक जमींदार थे, उन्होंने ही 1857 में अंग्रेजों को 1857 की क्रांति से बचाया था। तो ये था हमारा सूर्यास्त का नियम। साथ ही इसके साथ एक व्यवस्था और थी जिसे हम जानते हैं दूरवासी प्रथा। एक इसमें बंदोबस्त और था जिसे हम जानते हैं दूरवासी प्रथा। दूरवासी प्रथा क्या थी कि अगर आप अकाल में फंस चुके हैं, मान लो एक साल आपके पास जमींदार आया, आपने जमींदारा भर दिया, ठीक है, अपनी जेब से भर दिया। दूसरी साल क्या हुआ, दूसरी साल अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया, फिर भी आपने कुछ अपने पास से, कुछ किसानों के पास से लेके छीन के अंग्रेजों के यहाँ जमा कर दिया। अब मानो अगले साल फिर से बाढ़ आ गई। अगर अगले साल बाढ़ आ गई तो आपको राजस्व तो जमा करना है, राजस्व जमा करना है, क्योंकि अगर आप राजस्व जमा नहीं करोगे तो आपकी जमींदारी छीन जाएगी, और आप पहले अपना पैसा लगा ही चुके हो उसका राजस्व जमा करने में, तो आप जमींदारी ऐसे छोड़ोगे नहीं। आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ करके व्यवस्था करोगे कि पैसे कहीं से लाऊं और जमा कर दूं। अब उस क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में तो अकाल पड़ता नहीं, बड़े क्षेत्र में पड़ता है, तो उस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। अब जब अकाल पड़ा हुआ है तो वहां किसी के पास पैसा है नहीं राजस्व इकट्ठा करने के लिए, तो आप क्या करोगे, कहीं दूर जाकर बड़े शहर से क्या करोगे, पैसा किसी साहूकार से लाकर राजस्व जमा करोगे। तो अपनी जमीन के कागज कहां पर रखोगे, दूर रखोगे, उस साहूकार के पास। यानी आपने अपनी कागज कहीं दूर रखे और पैसा लाके राजस्व जमा किया, तो इस व्यवस्था को कहा गया दूरवासी प्रथा। तो क्या कर गया, दूरवासी जमींदारी प्रथा इसको कहा गया। क्या लिखेंगे इसको, दूरवासी जमींदारी प्रथा। तो इसमें क्या था, अगर अकाल, सूखा या बाढ़ की स्थिति में जमींदार राजस्व जमा करने में विफल होता है, जमा करने में या राजस्व जमा नहीं कर पाता या इकट्ठा नहीं कर पाता, तो वह जमीन के कागजात या कागज कहीं दूर शहर में गिरवी रख राजस्व की व्यवस्था करता था। तो इसे हम दूरवासी जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम दूरवासी जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। अब इन सब के बाद अब हम पढ़ते हैं कि इस जो व्यवस्था थी इससे ईआईसी को क्या लाभ हुए, यानी ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसके द्वारा क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे ईआईसी को लाभ। इस व्यवस्था से ईआईसी को क्या क्या लाभ हुए ये हम अब जानते हैं। तो सबसे पहला जो ईआईसी को लाभ हुआ, कंपनी को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई। यानी अब क्या हुआ, कंपनी को बिना कुछ किए घर बैठे बैठे हर साल समय पर राजस्व प्राप्त होता रहेगा, यानी कंपनी को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, कंपनी को यानी ईआईसी को क्या हुआ, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई।
ईआईसी को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, ईआईसी को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई। दूसरा क्या था, भू राजस्व का निश्चित समय पर आना होने लगा, यानी राजस्व जो प्राप्त था वो निश्चित समय पर ईआईसी को प्राप्त होने लगा। तो दूसरा इसमें क्या होगा, निश्चित समय पर राजस्व की प्राप्ति। ठीक है, तो ईआईसी को दो लाभ क्या हुए कि पहला तो वित्तीय सुरक्षा हो गई और जो उनका राजस्व आना था वो टाइम पे आने लगा, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि स्थायी बंदोबस्त में व्यवस्था ऐसी थी, जमींदार कैसे भी करके राजस्व तो जमा कराता ही। तीसरा, अकाल या अधिक वर्षा की स्थिति में भी क्या था, राजस्व का प्राप्त होता था। ठीक है, तो अकाल, बाढ़ या सूखा, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उसमें क्या होगा कि स्थिति में राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित होने लगी। ठीक है, तो ये राजस्व की प्राप्ति उनको होने लगी। तो ये अगला जो फायदा कंपनी को हुआ वो था कि कंपनी को प्रशासनिक झंझट में नहीं पड़ना पड़ा। क्या हुआ कि कंपनी को प्रशासनिक झंझटों से दूर रही, उसको प्रशासनिक झंझटों में नहीं पड़ना पड़ा। यानी अगला पॉइंट होगा, कंपनी प्रशासनिक झंझटों से बच गई। कैसे बच गई? अब अगर आप समझिए, अगर कंपनी डायरेक्ट राजस्व की वसूली करती तो उसको वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती, उनके लिए दफ्तर ऑफिस बनाने पड़ते, उनके घूमने की या उनके इकट्ठा करने के लिए पूरी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता। अब ये जिम्मेदारी किस पर थी? जमींदारों पर थी। अब जब ये जिम्मेदारी जमींदारों पर थी तो सारी व्यवस्था कौन बनाता? जमींदार बनाता। उनको ईआईसी को ना सड़क की चिंता करनी है, किस सड़क से माल आएगा या किस सड़क से हमारे जो अधिकारी हैं वो राजस्व इकट्ठा करने जाएंगे, यानी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी ईआईसी पे नहीं थी। वो सिर्फ बैठे बैठे राजस्व आने का इंतजार किया करती थी। तो इन सब झंझटों से भी कंपनी बच गई। दूसरा, एक जो और लाभ हुआ कि कंपनी को जमींदार के रूप में राजनीतिक साझेदार मिल गया। ठीक है, तो अगला क्या होगा, कंपनी को जमींदार के रूप में राजनीतिक साझेदार मिल गया। ठीक है, ये राजनीतिक साझेदार, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन को बचाने के लिए जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो था जमींदार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि झांसी की रानी जब उनका जमींदारी छीन ली जाती है तो उनका साथ कौन देता है? अंग्रेजों का साथ ग्वालियर के सिंधियाओं ने दिया। यानी एक जमींदार की पार्टी किसके साथ हमेशा रही? अंग्रेजों के साथ बनी रही। ठीक है, जो किसी भी आंदोलन की व्यवस्था में अगर आंदोलन किसान करते हैं उस अवस्था में क्या करेंगे? ईआईसी के शासन को इससे उस आंदोलन से या उस विद्रोह से बचाने का काम ये जमींदार करेंगे। तो ये लाभ भी ईआईसी को हो गया। अब अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो ईआईसी के बंदोबस्त है, जो ईआईसी का ये जो बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इसके जमींदारों को क्या लाभ हुए? यानी स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को लाभ। स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को लाभ। तो अगला टॉपिक होगा हमारा स्थायी बंदोबस्त से, क्योंकि ईआईसी का फायदा हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जमींदारों को इससे क्या लाभ हुआ, क्यों जमींदार अंग्रेजों के साझेदार बन गए, क्यों उनका हर विद्रोह की स्थिति में उनको बचाने की कोशिश करने लगे, ऐसा क्या था? तो सबसे पहला हम पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जमींदार भूस्वामी बन गया, जिसके पास कुछ नहीं था। अब उस क्षेत्र का टेम्परेरी ही सही, लेकिन भूस्वामी कौन था? जमींदार था। तो पहला पॉइंट क्या होगा?
जमींदार भूस्वामी बन गया। ठीक है, कौन बन गया? भूस्वामी। यानी एक बड़े क्षेत्र की जमीन पर किसका हुक्म चलेगा? जमींदार का हुक्म चलेगा। तो ये सबसे पहला फायदा उसको हुआ। दूसरा, कंपनी का राजनीतिक सहयोगी बन गया, क्योंकि कंपनी का राजनीतिक सहयोगी बन गया। ठीक है, क्योंकि अब बंगाल में किसका शासन है? अंग्रेजों का शासन है। अगर अंग्रेज क्षेत्र में आएंगे तो किसके पास आएंगे? जमींदार के पास आएंगे। तो राजनीतिक सहयोगी कौन हुआ? अगर क्षेत्र की कोई समस्या होगी तो उसको किससे डील करेंगे अंग्रेज? जमींदार से डील करेंगे। यानी राजनीतिक सहयोगी कौन हुआ अंग्रेजों का? जमींदार। ठीक है, तो इसका जमींदार क्या हुआ? राजनीतिक सहयोगी बन गया। अब इससे क्या हुआ? जो सामाजिक स्टेटस था जमींदारों का, यानी समाज में प्रतिष्ठा बन गई कि यार ये आदमी तो बड़ा रसूख वाला है, क्योंकि सारे अंग्रेज उसके पास आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, उसके पास पैसा है। तो क्या हुआ? उसका समाज में प्रतिष्ठा बन गई। तो इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, जमींदार का सामाजिक स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि भाई ये अंग्रेज या सरकार के आदमी इसी के पास आते हैं, इसी का कानून चलता है। दूसरा क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की, कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था की, तो मान लो ये क्षेत्र में हमने जमींदारी घोषित कर दी। अब इस क्षेत्र में ये गांव थे, यहाँ पर लोग रह रहे हैं और बाकी जमीन खेती की है। इसमें जमींदार ने कहा कि भाई ये जमीन तो हमारी किसकी हो गई? ये हमारी रिहायशी इलाके हो गए, यानी यहाँ पर लोग रहते हैं। इसके साथ ही कुछ क्षेत्र इसने बचा लिया कि यहाँ पर हम अपने पशु चारे की व्यवस्था करते हैं या कुछ अन्य कार्य करते हैं। अब जमींदार ने जब लगान लगाना शुरू किया तो उसमें जमींदार किसानों पर प्रेशर होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा लगान दे। अब ये जमीन को भी किसान ने क्या किया? जमींदार ने इस पर भी खेती करना शुरू कर दिया। अब जब इस पर भी खेती करना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों के पास तो इसका राजस्व जाता नहीं था, क्योंकि ये उनके रिकॉर्ड में था नहीं। तो इसका जो बढ़ा हुआ क्षेत्र का राजस्व है ये किसके पास आने लगा? जमींदार के पास आने लगा। यानी जमींदार को बढ़े हुए कृषि क्षेत्र का लाभ मिला। तो अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? जमींदार को बढ़े हुए कृषि क्षेत्र का लाभ मिला। कृषि क्षेत्र का लाभ मिला। ठीक है, तो इस क्षेत्र का लाभ भी किसे मिला? उसका लाभ भी जमींदार को मिला। अब जब जमींदार के घर में कोई शादी होगी, कोई फंक्शन होगा या कोई बच्चा पैदा होगा, उसके लिए उसके पास उपहार आएंगे। हर किसान चाहता है कि जमींदार से उसके संबंध अच्छे रहें, क्योंकि अभी जमींदार का क्या है? प्रतिष्ठा ज्यादा है, रसूखदार आदमी है, क्योंकि सरकार के साथ उठना बैठना है। तो हर कोई चाहता है कि जमींदार खुश रहे। अब उसके लिए क्या लाएंगे किसान? उपहार लाएंगे। अब इस उपहार का फायदा भी किसको मिलेगा? तो जमींदार को मिलेगा। यानी उपहार जो है वो जमींदार के पास आने लगे, तो अन्य उपहार का लाभ भी किसे मिला? जमींदार को मिला। तो ये सारे बिंदु जिनसे मैंने आपको बताया कि इस व्यवस्था से जमींदारों को क्या लाभ हुआ। अब हमारा एक अंतिम टॉपिक इसमें बचता है कि इस व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष क्या थे, क्योंकि ये बंगाल के क्षेत्र पर लागू हुई। इसके बाद जो पंजाब का क्षेत्र था वहां पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई और नीचे दक्षिण के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यानी इस स्थायी बंदोबस्त में भी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? तो अब उन पर एक बार हम नजर डालते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त का नकारात्मक पक्ष, तो स्थायी बंदोबस्त का नकारात्मक पक्ष क्या था? तो सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष इसका ये था कि बंगाल क्षेत्र की जमीन का असली स्वामी कोई नहीं था, क्योंकि किसान उसका स्वामी नहीं है
और जमींदार से भी जमींदारी उसकी कभी भी छीनी जा सकती है। यानी बंगाल की जो जमीन थी वो क्या हुई, वो मालिक रहित हो गई, यानी उसका असली मालिक कोई नहीं था। तो अब पहला पॉइंट होगा बंगाल की जमीन का असली मालिक कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान हुआ। अब इससे क्या हुआ, जब बंगाल की किसान उसके मालिक नहीं हैं तो किसान क्या हुए, भूमिहीन हो गए। और जब किसान भूमिहीन हो गए तो उन्होंने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया, कहां, शहरों की ओर, ठीक है, और वहां पर जाकर मजदूरी करने लगे। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, बंगाल के किसान भूमिहीन हो गए, बंगाल के किसान भूमिहीन हो गए और उन्होंने शहरों की ओर पलायन किया, पलायन कर मजदूरी करने लगे, मजदूरी करने लगे। अब जब ऐसा हुआ कि किसान शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे तो इससे हुआ ये कि भूमि की उर्वर शक्ति कम होने लगी। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसान हूं तो मैं इस लालच में भी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाता हूं, यानी खाद डालता हूं कि अगले साल भी वो मुझे अच्छी उपज देगी। अगर मान लो मेरे मन में ये शक हो कि अगले साल अगर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई और मैं राजस्व नहीं जमा कर पाया तो क्या होगा, मेरी जमीन किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी साल उससे ज्यादा से ज्यादा क्या है कि निचोड़ के इस बार निकाल लूंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जो बंगाल की जमीन थी, जो बहुत उपजाऊ जमीन थी, वो बंजर होने लगी, तो उसकी उर्वरक शक्ति कम होने लगी। तो क्या हुआ, बंगाल की भूमि की उर्वरता कम होने लगी। तो ये सारे नकारात्मक पक्ष थे, जिसके बाद इस व्यवस्था को बदलकर या संशोधन करके पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई और मद्रास यानी दक्षिण भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, जिसको हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।